सो हेलो डियर्स, वेलकम टू द साइंस गोल्ड अकेडमी अगेन। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओरिज स्टडी करेंगे। इससे पहले सारी वीडियोज के अंदर हमने ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में और किस तरीके से मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एसिड बेसिस वगैरह के साथ सब कुछ हमने इसके अंदर कंप्लीट देख चुके हैं। ठीक है, इसके एक लास्ट के पोर्शन में हम आज बढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओरिज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम न खराब करते हुए। ओके, देखिए तो देखिए यहाँ पर कुछ मेटल्स जो है, ये मेटल्स के जो स्टेप इन्वॉल्व है कुछ ना कुछ, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक मेटल को उसके ओरिज के अंदर से, उसके अयस्क में से धातु को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या है, स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओरिज। जैसे देखो, अब यहाँ पर जो मेटल है उनको तीन यहाँ पर कैटेगरी में डाल रखा है। कैसे? जैसे कुछ तो होते हैं हाईली रिएक्टिव, कुछ होते हैं मिडिल रिएक्टिव और बिल्कुल लेस रिएक्टिव। ठीक है, इस तरीके से तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको एक्सट्रैक्ट भी इसी तरीके से करेंगे, इसी भी पर करेंगे कि उनकी रिएक्टिविटीज किस तरीके की है। ठीक है, रिएक्टिविटी देखो, अब मेटल कुछ जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ही निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ओके, बताएंगे कौन से मेटल, सोडियम पोटेशियम की बात कर रहे हैं और दूसरे भी होंगे। उसके बाद में कुछ मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे, ठीक है, उनको कार्बोनेट ओरिज भी होंगे उनकी, फिर कैलकुलेशन भी होगा, सल्फाइड ओरिज और रोस्टिंग ओरिज। ठीक है, ये सारे के सारे जो ओरिज होंगे इनको समझेंगे, फिर इसके ऑक्सीडेशन करेंगे, इसके बाद अगले स्टेप में समझने वाले। बात करें फिर लो रिएक्टिविटी वाले, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स होते हैं, इनको सल्फाइड ओरिज है। ठीक है, सल्फाइड ओरिज के साथ होगा या रोस्टिंग का, दोनों मेथड अपनाने के बाद फिर मेटल मिल जाएगा हमारे को। और एट लास्ट फिर हम इसके साथ में क्या, इन सभी के साथ क्या करेंगे, लास्ट में रिफाइनिंग करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट इस कंप्लीट को कॉपी में सबसे पहले नोट कर लेना है। ये एक प्रोसेस है कंप्लीट, इस प्रोसेस को आगे हम फर्दर अब स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले लो से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे लो एक्टिविटी सीरीज के अंदर आते हैं। जैसे मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो लो एक्टिविटी वाले हैं, जिनकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी लो है, ठीक है, इनको रिड्यूस किया जा सकता है हीट करके, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस मेथड को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे, भर्जन बोलेंगे, भर्जन हिंदी में। एक होता निस्थापन, एक होता भर्जन, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, ये रोस्टिंग वाला भी और कैल्किनेशन वाला भी। ठीक है, तो रोस्टिंग में, रोस्टिंग ओ, थोड़ी सी आवाज में भी आ रहा है ना, रोस्टिंग साउंड आ रही है ओ की, ऑक्सीजन, सिंपल सी बात, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैल्किनेशन होगा, सिंपल सी बात है। देखते हैं, मर्करी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओरिज सिनेबार। ध्यान रखना, सिनेबार क्या है, मर्करी का एक ओरी है, एक अयस्क है, HgS जिसको बोला जाता है, इसमें सल्फाइड ओरिज है, ये सल्फाइड के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है Hg के साथ। बाई हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, when it is heated in the presence of oxygen, it is first converted into mercuric oxide। ये मर्करिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, HgO बन जाएगा। फिर ऑन फर्दर हीटिंग, इसके बाद दोबारा से हीट करने पर क्या होगा, इट इज ए रिड्यूस टू मर्करी, इस तरीके से, और रिड्यूस होकर के, रिडक्शन होकर के यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, वहां से लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन बोलते थे हम। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिड्यूस हो जाएगा और मर्करी हमें प्राप्त हो जाएगा। किस तरीके से रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन कंप्लीट याद रखनी है। 2HgS होगा प्लस 3O2, हीट दिया गया, ठीक है, तो HgO प्लस O2, तो इस रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है, यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, रोस्टिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, रोस्टिंग। ओके, उसके बाद HgO, ठीक है, इसके Hg की ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी। हमने लास्ट में क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ऑक्सीडाइज इस तरीके से कर रहे हैं, इसमें रिड्यूस कर दिया ना एक चीज को। अब देखो, एक चीज को रिड्यूस किया, सबसे पहले ऊपर तो ऑक्सीडाइज किया, सॉरी, इसमें ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, उसके बाद में रिडक्शन कर दिया, ऑक्सीडाइज किया, उसी को तो रोस्टिंग बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर देखो जुड़ रही है, नीचे वाले में फिर रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हो गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कॉपर इसी तरीके से ऑब्टेन्ड, कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओरिज CuSa, कॉपर सल्फाइड में से उसको भी इसी तरीके से हीट करके अलग किया जाएगा। अब हीट करने पर ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगी, Cu2O बनेगा,
ये एक तरीके से ब्लैक कोटिंग होती है ना कॉपर के ऊपर, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है कॉपर मेटल, तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर का हमारे को ये प्राप्त होगा। बट जब इसको फर्दर बाद में भी हीट किया जाएगा तो ये Cu ये अलग हो करके SO2 की गैस की फॉर्म में दोबारा से बाहर निकल जाएगा, दोनों में SO2 गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर मेटल कौन से हैं, मरकरी और कॉपर, इन दोनों को यहाँ पर रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा हमने रिफाइन किया है। ओके, देखिए आगे। अब है सेकंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज वाले हैं, रिएक्टिविटी जिनकी मिडिल में है, ठीक है, ज्यादा हाईली रिएक्टिव भी नहीं है और लो भी नहीं है, बीच में है, उनको समझते हैं किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, फेरस, लीड, पीबी लीड आर फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ओरिज। तीनों के फॉर्म में मिलते हैं ये ऑक्साइड की फॉर्म में भी, सल्फाइड ओरिज की फॉर्म में भी और कार्बोनेट की ओरेज की फॉर्म में भी, तीनों ओरेज की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। किस तरीके से होंगे आगे समझते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। देखो इन सभी मेटल्स को ऑक्साइड की फॉर्म में लेके आने के बाद इनको रिड्यूस करना तो बहुत इजी हो जाएगा, बट उससे पहले भी तो समझना पड़ेगा। देन फ्रॉम देयर सल्फाइड और कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फाइड ओरेज में होंगे ना, तो उनको पहले हम ऑक्सीडाइज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज, ठीक है, और जब ऑक्साइड ओरेज की फॉर्म में आ जाएंगे तब वो सिंपल हो जाएगा हमें एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। सो नॉन ऑक्साइड ओरिज आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओरिज। जो नॉन ऑक्साइड हैं जैसे सल्फाइड ओरिज और कार्बोनेट ओरिज है, पहले उनको ऑक्साइड ओरिज में कन्वर्ट करेंगे बिफोर रिडक्शन। नॉन ऑक्साइड ओरिज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म बाय रोस्टिंग और कैल्किनेशन। ध्यान रखना, रोस्टिंग और कैल्किनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। रोस्टिंग अभी बताया था क्या होता है, हीटिंग ऑफ एन ओरिज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, रोस्टिंग। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओरिज इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। ZnS जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया तो हमें प्राप्त हुआ ZnO प्लस SO2 यहां से बाहर, ठीक है, पास आउट हो गई है। तो सिंपल सी बात है, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी सल्फाइड ओरिज, कार्बोनेट ओरिज को जब गर्म करेंगे, ठीक है, सल्फाइड ओरिज को पहले बात है, सल्फाइड ओरिज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया तो वो क्या बना है, एक तरीके से क्या बना है, ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन में क्या होगा, सल्फाइड ओरिज के अलावा कार्बोनेट ओरिज होगा, फर्क यही है इसके अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या, कैलकुलेशन इज द हीटिंग ऑफ एन ओरिज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी एब्सेंस होगी और सल्फाइड नहीं, कार्बोनेट ओरिज होगा। कार्बोनेट ओरिज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करने पर हमें क्या होगा प्राप्त, सल्फाइड ओरिज किस ऑक्साइड की फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। जैसे जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, अब इसको हीट करेंगे तो हीट करने की, और हीट भी क्या करना है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब अनुपस्थिति में, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट हो जाएगी और ZnO मिल जाएगा। वापिस ऊपर भी ZnO मिला था, यहाँ पर भी ZnO प्राप्त हो गया है। जब जिंक ऑक्साइड मिल जाता है तो ऑक्सीडेशन करना बिल्कुल, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर, अब रिडक्शन करना बिल्कुल सिंपल हो जाता है। रिड्यूस कर देंगे ना ऑक्सीजन को तो सिंपल सी बात हमारे को जिंक मिल जाएगा इन दोनों में से, ठीक है। जैसे द ऑक्साइड ओरिज आर देन रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी है कि ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ गर्म कर दिया तो अलग हो जाए, फिर तो पहले ही हो जाता। इसीलिए उसके लिए कोई ना कोई एजेंट तो चाहिए होगा ना जो उसको लेके जाएगा ऑक्सीजन को उसके अंदर से। जैसे यहाँ पर कार्बन की फॉर्म में है, अब कोयले की, जैसे क्या हो रहा है कि द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, कोक होता है, कार्बन जिसको लेते हैं हम, तो कार्बन के प्रेजेंस में यहाँ पर इसको फिर से हीट करेंगे तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन को यहाँ से कंप्लीट अपने साथ में ले जाएगा और आगे जो फर्दर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी Zn प्लस में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बहुत एक तरीके से हमारे लिए पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, हेल्थ के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इनहेल करने में दिक्कत हो सकती है एक इंसान को या किसी भी जानवर को भी, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे शरीर में जाकर के ऑक्सीजन की, जो पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, उसको खींच लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, तो प्रॉब्लम हो गई ना, तो इसीलिए। बट यहाँ पर आप क्या हो रहा था, हम तो उस टॉपिक पर आते हैं, बायो नहीं पढ़ रहे। जिंक ऑक्साइड कार्बन, ठीक है, के प्रेजेंस में यहाँ पर इसको रिड्यूस किया गया तो जिंक हमें मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास आउट हो गई। ओके, इस तरीके से कंप्लीट हुआ रोस्टिंग और कैल्किनेशन का मेथड। रोस्टिंग में क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओरिज को गर्म किया गया, ऑक्साइड बनाया गया मेटल ऑक्साइड। और कैल्किनेशन में क्या हुआ है, कैल्किनेशन में कार्बोनेट, कैल्किनेशन कार्बोनेट, ठीक है, ऑक्सीजन की अब्सेंस। ये ध्यान रखनी है बस आपको सारी बातें। फिर अब समझते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, वो है थर्मिट रिएक्शन, ठीक है।
ये क्या चीज होती है? देखो थर्मिट, वर्ड थर्मल मतलब नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है ना कि कोई चीज गर्म गर्म, यहाँ पर हीट की बात की जाए कुछ ना कुछ। देखो समटाइम्स रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। कभी कभी ना इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स का यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। जैसे अब ये मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीशियम नहीं, ध्यान देखो ना, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में जब मैं यहाँ पर हीट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? जनरली तौर पर जब इसके अंदर ये मिलाया गया तो मैग्नीज अलग हो गया, Al2O3 प्लस में हीट, लार्ज अमाउंट में हीट हो निकलेगी यहाँ से, सिंपल नहीं है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, बहुत गर्म, बिल्कुल लोहा तो लाल हो जाता है। पटरी जो होते हैं रेल की, रेलवे लाइन, उनको ठीक करने के लिए भी कुछ थर्मिट रिएक्शंस का यूज किया जाता है, बताएंगे आगे। ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया गया तो क्या हुआ? रिएक्शन करवाने से मैग्नीज अलग हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मिला, यहाँ पर हीट की प्रेजेंस यहाँ पर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, हीट इसमें इवॉल्व होती है, थर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द मेटल आर ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट। ध्यान रखना, जो प्राप्त हुआ मेटल वो मोल्टन स्टेट में प्राप्त होगा, इतनी ज्यादा हीट होती है इसके अंदर। सच रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, इसी को थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस मोल्टन आयरन। देखो द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड जो होता है यदि मैं उसकी ऑक्सीजन के सॉरी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो वहां भी हमें मोल्टन आयरन प्राप्त होगा पिघल के। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन रेल ट्रैक्स, रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे लाइन होती है, उसको, उसके क्रैक्स को, ठीक है, भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोकन मशीन, मशीन के कुछ पार्ट ब्रोक हो गए, उनको टूटे फूटे पार्ट को भरने के लिए, क्योंकि वो मोल्टन स्टेट में मिलता है ना, इस रिएक्शन से हम उसको कंप्लीट कर देते हैं, ढांचा तैयार करके। जैसे रिएक्शन ध्यान से समझना, Fe2O3, ठीक है, फेरस ऑक्साइड हमने ले रखा है, फेरस ऑक्साइड के एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करवाई गई है तो क्या मिला हमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई है। ओके, तो इस तरीके से ये थर्मिट रिएक्शन का एक पार्ट था। ये यहाँ पर फिगर में अब आपको दिखा रखा है, देखो इस तरीके से रेलवे लाइन होती है, ये एक ढांचा तैयार किया जाता है, इस ढांचे के अंदर यहाँ पर ये जो ऊपर से, ठीक है, इसके अंदर से एल्यूमिनियम डाला जाता है, यहाँ पर एक रिएक्शन करवाई जाती है रिएक्शन एजेंट के रूप में फेरस ऑक्साइड की और इसकी, ठीक है, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से पिघलने के बाद पिघल करके ये पटरी अपने आप जुड़ जाती है पूरी की पूरी। आई बात समझ में? इस तरीके से थर्मिट रिएक्शन कंप्लीट काम करती है। उसके बाद है अब हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो टॉप एक्टिविटी सीरीज होगी ना, उनका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है वो देखते हैं। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओरिजिन बाय सिंपल हीटिंग और बाय हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल हीट करने से या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में हीट करने से इतनी आसानी से इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो फिर क्या करेंगे? they are obtained by electrolytic reduction of their molten chlorides। बिल्कुल सिंपल है, देखो इसके लिए ज्यादा मेथड नहीं है। when electric current is passed through molten sodium chloride, sodium metal is deposited at the cathode and chlorine gas is deposited at the anode। ठीक है, क्योंकि देखो अब ये एनोड पर क्यों डिपॉजिट हुई है क्लोरीन गैस? क्योंकि इसके ऊपर तो नेगेटिव आयंस होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो कैथोड के ऊपर जमा हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब जैसे सोडियम है आयनाइज्ड हुआ, ठीक है, आयनाइजेशन की फॉर्म में, फिर क्या हुआ? सोडियम मेटल हमें प्राप्त होता है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा, ठीक है, इसमें मिट गया है, क्या होगा? क्लोरीन गैस है, यहाँ पर क्लोरीन गैस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर लिया गया, आगे दिखा रखा रिएक्शन में, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये फिगर आप देख सकते हो, इस फिगर के अंदर ध्यान से समझो, इस फिगर के कंप्लीट इस फिगर को समझिएगा आप, ये देखो ध्यान से कंप्लीट फिगर को देखो। ठीक है, क्या हो रहा है? इस तरफ कैथोड है, माइनस, देखो माइनस का यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर सोडियम इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा सोडियम क्लोराइड, जैसे इसके अंदर NaCl है, क्या है? NaCl है, सोडियम क्लोराइड डाल रखा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई, इस तरह बनाया गया यहाँ पर कैथोड, इस तरह बनाया गया एनोड। ठीक है, पॉजिटिव एनोड होगा, कैथोड होगा नेगेटिव, इन दोनों को जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्लोरीन गैस के बबल्स होते हैं। जैसे ये मोल्टन NaCl है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर आयनाइज्ड हो जाएगा और आयनाइजेशन के बाद में अलग अलग हो जाएंगे दोनों के दोनों आयंस, सोडियम के आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे,
कैथोड के ऊपर, और नेगेटिव आयंस के जो होते हैं वो एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरीके से क्लोरीन गैस बाहर हो जाएगी और सोडियम मेटल हमें मिल सकता है इससे। ठीक है, इस तरीके से दूसरे जो मेटल होते हैं पोटेशियम वगैरह, उनको भी इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का। अब लास्ट में एक छोटा सा पार्ट रह गया इनको रिफाइन करना। सिंपल सी बात है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको और समझो एक बार आप, ये मैं क्या कह रहा हूँ इसके बारे में देखो। तो अब देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सिंपल सी बात है, इंप्योरिटीज को रिमूव करना मेटल्स के अंदर से। ठीक है, जो हमें मेटल अभी प्राप्त हुए थे, मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त किए थे उनमें से, तो उसको क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का हमने इस्तेमाल भी किया था अभी अभी। In this method, a block of the impure metal is made the anode and a thin sheet of pure metal is made at the cathode। ठीक है, उसके बाद the electrolyte is a salt solution of the metal to be purified। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल और टू बी प्योरिफाइड। यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं, जो सॉल्ट सॉल्यूशन का एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब ये क्या हो गया सर, ये इलेक्ट्रोलाइट वर्ड क्या आ गया, क्योंकि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग तो मैं समझ सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइट आपको कैसे पता हो सकता है। देखो, जो इसके अंदर सॉल्यूशन लिया गया है उसके अंदर सोल्ट, ठीक है, ऐड किया गया है। अब जो सोल्ट ऐड करने से वो आयनाइज्ड होगा, तो जो आयनाइज्ड एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने लग जाए ना, तो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये जो सॉल्यूशन लिया फिर हमने वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा यहाँ पर। ओके, आगे देखो, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर a block of impure copper is made at the anode and thin sheet जो है प्योर कॉपर की वो बना दी जाएगी कैथोड। द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, NaCl नहीं डाला, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, वो भी एक तरीके का लवण ही है। When electric current is passed through the electrolyte, pure copper from the anode is deposited at the cathode and impurities settle down at the anode mud। impurity है वो एनोड मड के रूप में सेटल डाउन हो जाएंगी, और जो एन, ठीक है, डिपॉजिट होकर के कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा प्योर कॉपर। अब समझो आप, इससे फिगर से फिगर आउट करते हैं सारी चीजों को। बैटरी कनेक्ट की गई, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, नेगेटिव कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है। इम्प्योर, देखो इसके ऊपर क्या होगा, ये इम्प्योर को कॉपर की जो रोड है उसको एनोड बनाया गया है, प्योर कॉपर की रोड को यहाँ पर कैथोड बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्प्योरिटीज कैसे, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसका है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा ये। इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे आयनाइज हो जाएगा। इसके अंदर जो हमने इम्प्योर कॉपर लिया है, कॉपर का जो, ठीक है, इसके अंदर से इम्प्योरिटी जो निकल जाएगी बाहर होकर के, और वो एनोड मड के रूप में ठीक है बॉटम डाउन हो जाएगी, नीचे तली में बैठ जाएगी। ओके, इस पूरे के पूरे सेटअप के अंदर। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो रिफाइनिंग करते हैं मेटल्स की। ठीक है, अब लास्ट का जो इसका फाइनल टॉपिक है वो है कोरोजन, संक्षारण, जो फर्स्ट चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके थे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। कोरोजन ये क्या होता है, डैमेज ऑफ कस्ड वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट इज नोन एज कोरोजन। वही तो है, ठीक है, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग, रस्ट, आयरन के ऊपर आयरन जंग लगना। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग, बेसिक कॉपर कार्बोनेट और कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जमना। ठीक है, हरे हरे रंग की जिसको कई बार प्राप्त होती है कॉपर। ठीक है, तांबे की लुटिया है जिससे सींचते हैं शिव जी को, भगवान को, सिंपल सी बात, जब पूजा करते हैं तो उसके ऊपर कभी देखा हो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर आ जाता है, तो वो क्या होता है वहां पर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट और कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की वहां पर लेयर आ जाती है। ब्लैक कोटिंग है सिल्वर सल्फाइड के, ठीक है, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फर की कोटिंग होती है, कोटिंग बन जाती है अपने आप ही, लेयर बनती है। ओके, टू शो दैट एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो रिएक्शन है ये शो करने वाली है कि किस तरीके से मेटल्स के अंदर ना एयर मॉइस्चर की प्रेजेंस होना जरूरी है। ये रिएक्शन हम यहाँ पर नहीं स्टडी करने वाले, बहुत बार स्टडी कर चुके हैं पहले भी हम इसको, जस्ट आपको बस सिर्फ समझा देते हैं, आप इसको अच्छे से पहले ही स्टडी कर लेना, ये कंप्लीट क्या लिख रखा है यहाँ पर। ओके, देखो
यहाँ पर क्या है, इसमें जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या डाला गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अब्जॉर्ब कर लेगा बिल्कुल, जो इसमें थोड़ी थोड़ी बूंद के अमाउंट में, ड्रॉप के अमाउंट में भी, वो वेपर के अमाउंट में भी अगर वाटर होगा ना, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल पानी खत्म कर दिया। अब एयर एयर प्रेजेंट है सिर्फ इसके अंदर, ऊपर से कॉर्क लगा रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयरन नेल है इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। सेकंड में क्या कर रखा है, पानी के अंदर डाल दी, पूरी की पूरी डिप कर दी, उसके अंदर ऊपर ऑयल की एक लेयर बना दी है। अब यहाँ पर ऑयल की लेयर बना देने से होगा क्या, इस सेकंड में यहाँ पर सिर्फ पूरे के पूरे विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है ना, सिर्फ वाटर में प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन की तो प्रेजेंस है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जंग नहीं लगेगा। और जो थर्ड है इसमें बिल्कुल जंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर से कोई लेयर भी नहीं जमाई है, मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या ट्रांसफर होती रहती है और वाटर के अंदर डिजोल्व होती रहेगी, तो इसके ऊपर क्या है, जंग लगेगा। ओके, तो आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली? ओके, अब लास्ट में बच्चों वाली चीज है क्या, कि किस तरीके से कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं इन सब चीजों को। ये भी कुछ पेपर में इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती है, अरे पेंट करना, जंग ग्रीस लगाना, ये सब चीजें किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। अप्लाई ग्रीस, ऑयल और ग्रीस लगाने से, पेंट करने से, गैल्वेनाइजेशन यसद लेपन, जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक टिन की कोटिंग कर देते हैं हम, जिंक की निकल की कोटिंग करने पर मेटल्स के ऊपर, उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है, आ जाती है एग्जाम में भी, ठीक है। इसके बारे में भी कभी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। कमेंट में मुझे जरूर बताना इसके बारे में, मुझे कुछ बताना है या नहीं आपको। ओके, गैल्वेनाइजेशन में बाय टिनिंग, ठीक है, कोटिंग, टिन की कोटिंग करने पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल की क्रोमियम जैसे की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, और अलोइंग मिक्स कर देते हैं, कई मेटल्स को मिलाकर, जैसे स्टील हो गया है, कई चीजों को मिला करके बनता है स्टेनलेस स्टील। तो इस तरीके से क्या होता है, ये यहाँ पर आपको 6 पॉइंट बताए गए अच्छे से, ये 6 के 6 पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके। फिर अलॉय क्या होता है, लास्ट में मैंने बताया मिश्र धातु जिसको बोलते हैं, ये कई सारे, जैसे अलॉय क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ ए मेटल विद अदर मेटल्स ओवर नॉन मेटल। जैसे स्टील लगा लो, आयरन और कार्बन का मिक्सचर हो गया, स्टेनलेस स्टील लगा लो, कार्बन का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का, इन सब चीजों का है मिक्सचर। कॉपर जिंक ब्रास बनता है, और ब्रोंज जो कांसे का पदक जिसको बोलते हैं ना, ब्रोंज मेडल, तो ब्रोंज जो होता है कांसा, वो कॉपर और टिन से बनेगा। ब्रास जो है वो जिंक और कॉपर से बनेगा, ध्यान रखना। ओके, ब्रोंज इसमें जेड आता है, इसमें जिंक नहीं आएगा, जिंक से नहीं बनेगा, ये टिन से बनेगा, ठीक है। कॉपर के साथ में टिन मिला देंगे ब्रोंज बनेगा, कॉपर के साथ जिंक मिला देंगे ब्रास बनेगा। और लास्ट में जो सोल्डर होता है, जैसे जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, प्लेट्स जो होती हैं, मदरबोर्ड होते हैं उनके ऊपर। लीड टीन यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, दो वायर्स को जोड़ने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए। इफ वन ऑफ द मेटल ऑफ इन एन एलॉय इन इज मर्करी, इट इज कॉल्ड अमलगम। ध्यान रखना, एक यदि मेटल मरकरी का जो अलॉय हो, कोई अलॉय बनाया गया जिसमें मरकरी यूज की गई है, तो उसको अमलगम कहा जाता है। मरकरी का एक अलॉय होगा तो उसको अमलगम कहा जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ ये चैप्टर हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसकी पूरी पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी कुछ प्रैक्टिकल रह गया होगा, जो कुछ रहेगा आप मुझे कमेंट में बताओ, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। बाकी कंप्लीट आप इसको चैप्टर के जो पिछले 3 वीडियोज हैं और एक चौथी वीडियो जो हमारे आज कंप्लीट हुई है, इन सब नोट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना, रिवाइज करना, फिर मुझे बताना, ठीक है। आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को और इससे पिछली वीडियो को सबको देख करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर्स के साथ में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।